नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। तो आज हमारी दूसरी क्लास है प्रतिशत की या परसेंट की। पहली क्लास में मतलब पिछली क्लास में हमने ये देख लिया था कि प्रतिशत या परसेंट होता क्या है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए थे, जिससे हमारा एक बेसिक्स तैयार हो गया था, है ना, मतलब आधार हम लोगों का तैयार हो गया था। तो आज उसी आधार के आधार पर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और अब एक एक करके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं प्रतिशत के, मतलब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, वो हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन कैसा आता है, चलिए टाइप 1 लिख देते हैं यहाँ पे। टाइप 1, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रेड से लिखना ज़्यादा सही रहेगा। देखिए अगर क्वेश्चन है कि रोहन की आयु सोहन से 40% अधिक है, तब सोहन की आयु रोहन से कितना प्रतिशत कम होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर रोहन की आयु सोहन से 40% अधिक है, तब सोहन की आयु रोहन से कितना प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो इतना पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग पहले फोकस करते हैं। रोहन की आयु सोहन से 40% अधिक है। रोहन की आयु अधिक है सोहन से, कितनी अधिक है, 40% अधिक है। तो हम लोग मान लेते हैं सोहन की आयु को, क्या मान लेते हैं, मानते हैं कि माना, हम लोग पहले बेसिक्स देख, मतलब बेसिक के हिसाब से कैसे बनेगा वैसे हम लोग देख लेते हैं। सोहन की आयु, मान लेते हैं सोहन की आयु कितनी है, 100 वर्ष, 100 है। ठीक है, देखिए 100 हमेशा इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक स्टैंडर्ड नंबर है और कैलकुलेशन भी इसमें आसानी से हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि 100 ही लेंगे तभी आंसर आएगा, अगर 150 लेंगे, 200 लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए माना सोहन की आयु कितनी हो गई, 140। अब रोहन की आयु सोहन से कितनी अधिक है, 40% अधिक है। तो कल जैसे हमने देखा था 40% अधिक है, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40। या फिर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे कि 100 का 140%, ये भी कल हम लोगों ने देख लिया था, तो कितना आ जाएगा, 140, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर सोहन की आयु 100 है तो क्वेश्चन के हिसाब से रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 140, 140 हो जाएगी। ठीक है, अब तब मतलब ऐसा पूछा जा रहा है, तब सोहन की आयु रोहन से कितना प्रतिशत कम होगी। रोहन की आयु सोहन से 40% अधिक है, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है सोहन की आयु रोहन से कम ही होगी, तो उसी का परसेंटेज पूछ रहा है, उसी का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तब सोहन की आयु रोहन से कितना प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो देखिए ये भी हमने एक तरीके से कल देख ही लिया था, कितनी प्रतिशत कम होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कितना कम है। तो ये कितना कम है, 140 माइनस 100, ये हम लोग रखते हैं कहाँ, अंश में, मतलब न्यूमरेटर में। अब उसके बाद ये इससे कितना कम है, तो 140 माइनस 100 इतना कम है। अब किसके सापेक्ष में बात हो रही है, रोहन से कितना प्रतिशत कम है, रोहन से, रोहन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि रोहन से कितना प्रतिशत कम है। तो रोहन की आयु यहाँ 140 है, तो इसको रख देते हैं यहाँ 140। जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष में बात की जाती है उसको हमेशा हम लोग नीचे रखते हैं। परसेंट के लिए हम लोग कर देंगे 100 से गुणा। तो यहाँ से कैसे निकल जाएगा, देखिए 40/140 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से देखिए
200/7 ये प्रतिशत आ जाएगा। या इसको और सॉल्व करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और कितना हो जाएगा 6 60 और 7 8 56, तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 28 सही 4/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि सोहन की आयु रोहन से 28 सही 4/7% कम है। या फिर सोहन की आयु, अगर रोहन की आयु सोहन से 40% अधिक है तो सोहन की आयु रोहन से 200/7% कम है। ठीक है, ये हम लोग समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब ये हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि अमन के अंक सोहन से 25% कम आते हैं तब अमन के अंक सोहन से 25% कम आते हैं तब सोहन के अंक अमन से कितने प्रतिशत अधिक आएंगे हैं। तो इसका उल्टा है, कितने प्रतिशत अधिक आएंगे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा था कि अगर अधिक है तो कितना प्रतिशत कम होगा। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है कि अगर कम है तो कितना प्रतिशत अधिक होगा, है ना। ये यहाँ पे पूछा गया है, अधिक लिख देते हैं, कितने प्रतिशत अधिक होंगे। तो चलिए ठीक है, ये निकाल लेते हैं। ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ही बनेगा, बस देख लेते हैं एक बार। अगर अमन के अंक सोहन से 25% कम आते हैं तो पहले इस पार्ट पर फोकस कर लेते हैं। अमन के अंक सोहन से 25% कम आते हैं तो सोहन के अंक मानते हैं सोहन के अंक बराबर कितने, 100। अब अमन के अंक सोहन से 25% कम आ रहे हैं तो 100 से 25% कम मतलब कितने हो जाएंगे। अमन के अंक 100 से 25% कम कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। 100 का 25% 25 होता है, फिर 100 में से 25 माइनस हुआ तो 75। ठीक है, तो अमन के अंक हो गए 75। अब पूछ रहा है सोहन के अंक अमन से कितने प्रतिशत अधिक होंगे, तो 100 75 से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यही पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो 100 75 से कितना अधिक है, तो सबसे पहले 100 75, 100 में से 75 माइनस कर दिए, 100 75 से कितना अधिक है। और अमन से किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, अमन से किसके सापेक्ष में, अमन से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो अमन के अंक कितने हैं, 75, गुणा कर देते हैं 100 का प्रतिशत के लिए, तो 25/75 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 यहाँ से 25 दिया 75, 100/3%। ठीक है, ये हो गया। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं ये 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इतना प्रतिशत मतलब सोहन के अंक जो हैं वो अमन से इतने प्रतिशत अधिक हैं। ठीक है, तो ये हम लोग समझ में आ गया। मतलब कुल मिला के क्या बोल रहे हैं कि सोहन के अंक अमन से कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो सोहन के अंक जो 100 है ये 75 से कितना प्रतिशत अधिक है, 33 से 1/3% अधिक है, यही बोला जा रहा है। तो ये हो गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, अब ये तो हम लोग देख लिए एक तरीके से कि हम लोग का ये बेसिक्स है। ठीक है, ये दोनों हम लोग देख लिए कि एकदम बेसिक से बनाए कि माना अगर ऐसा है 100 मान लेते हैं, फिर उसके आगे ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा।
अब अगर हम लोग एक फॉर्मूला है उसके हिसाब से देखते हैं, तो फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, है ना, हाँ ठीक, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ से लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो देखिए R अपॉन 100 प्लस माइनस R गुणा 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर इसको लेके चलेंगे तो ये इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसमें वैल्यू रहेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए रोहन की आयु सोहन से 40% अधिक है, तब सोहन की आयु रोहन से कितना प्रतिशत कम होगी। तो जो भी वैल्यू दी है परसेंटेज के तौर पे, इसको यहाँ आर में रखना है हम लोगों को। तो 40, और देखें यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में दिया है अधिक है तो हम लोग रखेंगे प्लस, अगर क्वेश्चन में दिया है कि कम है तो हम लोग रखेंगे माइनस, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। अब 40% अधिक है, तो 40 तो एक वैल्यू हम लोग को मिल गई, 100 और अधिक है इसीलिए प्लस 40 गुणा 100। तो देखिए कुल मिला के वही बात है, ये 40/140 गुणा 100, 40/140 गुणा 100, तो आंसर इसका सेम आएगा। ये हो गई एक बात। और अगर हम लोग ये देखते हैं कि सोहन से 25, देखिए अमन के अंक सोहन से 25% कम आते हैं, अगर फॉर्मूला अपने पास है और क्वेश्चन यही इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो सिर्फ एक लाइन पढ़नी है, मतलब पहले ही लाइन में हम लोग को आंसर फॉर्मूला के थ्रू पता चल जाएगा। अमन के अंक सोहन से 25% कम आते हैं, तो डाटा दिया है 25% और एक क्या दिया हुआ है कि कम आते हैं, तो 25, तो ये हो गया डाटा, और कम आते हैं तो माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 25 गुणा 100। क्वेश्चन देखा हमने, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया, उसके बाद 25/75 गुणा 100, ये है यहाँ पे 25/75 गुणा 100, ठीक है, 25/75 गुणा 100, ये सेम चीज़ आ रही है 25/75 गुणा 100, तो यहाँ से भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये फार्मूला के थ्रू है, तो इसके थ्रू भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमेशा अगर हम लोग जब भी स्टार्ट करें क्वेश्चन, या मतलब किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, तो बेसिक तो हम लोग के दिमाग में होना ही चाहिए, क्योंकि इन केस अगर हम लोग मानते हैं कि फार्मूला हम लोग भूल गए, ठीक है, फार्मूला अगर हम लोग भूल गए एग्ज़ाम हॉल में, तो बेसिक हम लोगों के साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में है तो फिर क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना ही चाहिए, ये वाला, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद अगर फार्मूला याद हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे आंसर जल्दी आ जाते हैं, फार्मूले की खासियत होती है उससे आंसर जल्दी आ जाते हैं। तो फार्मूला ये है इसके लिए, है ना। अब इसके अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और बात यह है इसके अगले टाइप के क्वेश्चन में कि उस टाइप के क्वेश्चंस भी इस फार्मूले से बन जाते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं फार्मूले से किस तरीके से बनता है वो। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में क्या देता है, ये इसी तरह के क्वेश्चन देगा, ठीक है, कि रोहन की आयु सोहन से 40% अधिक है, या फिर क्या दे देगा कि राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम से कितना प्रतिशत कम होगा। मतलब दिया रहेगा अधिक है, फिर पूछेगा कितना कम है, या फिर दिया रहेगा कम है और फिर पूछेगा कितना प्रतिशत अधिक है, उसी का जस्ट उल्टा पूछेगा, ठीक है, उसी का जस्ट रेसिप्रोकल पूछेगा। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कैसा है उसको हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए ठीक है, तो फिर इसे एक बार हटाते हैं, मतलब तो देखिए अब करते हैं टाइप टू देखते हैं अब, ठीक है, दूसरा टाइप कैसा है। तो टाइप 2 देखते हैं। अब इसमें मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन दिया है ऐसे
सेब की कीमत में रेड यूज़ कर रहे थे ना हम लोग। सेब की कीमत में 20% सेब की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च की राशि अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं। सेब की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च की राशि अपरिवर्तित रहे। मतलब एक तरीके से क्या कहना चाह रहा है कि मान लेते कोई एक सिंगल आदमी है, अब वो 100 रुपये का सेब खरीद रहे हैं, 100 रुपये में 1 किलोग्राम सेब वो खरीद रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसको सब चीज़ खर्चा देखना पड़ता है, अपना खर्चा चलाना पड़ता है, तो फिर वो 100 रुपये से और ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता सेब के लिए। ठीक है, अब उसका सेब की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। जहाँ वो 100 रुपये में 1 किलोग्राम ले रहा था, अब सेब की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, तो 20% की वृद्धि हो गई, तो 1 किलोग्राम सेब जहाँ पहले 100 रुपये का आता था, अब वो आएगा 120 रुपये का। लेकिन उसको तो लेना है 100 रुपये में ही, उसको अपना बाकी का भी खर्चा देखना है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि मान लेते हैं कि 100 रुपये में वो पहले लेता था 5 सेब 1 किलोग्राम में, मान लेते हैं कि 5 सेब चढ़ जा रहे हैं, 5 सेब लेता था, अब जब 120 रुपये हो गया है तो 5 सेब तो मिलेंगे नहीं, उसको 3 या फिर 4 सेब ही मिलेंगे। ठीक है, 3 या फिर 4 सेब ही मिलेंगे। तो वही पूछा जा रहा है कि कितने की कमी हुई, कितने की कमी, 5 से 4 की कमी हम लोग को दिख रही है। तो उसके खपत में, पहले वो 5 खाता था, अब वो 4 खा रहा है, तो उसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च की राशि अपरिवर्तित रहे। ताकि अगर वो 100 रुपये पहले भी खर्च कर रहा था 1 किलोग्राम लेने में, तो अभी भी वो 100 रुपये ही खर्च करेगा, भले उसको 1 किलोग्राम नहीं मिलेगा पूरा, लेकिन वो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, तो खपत उसका 5 से कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, मतलब हम लोग इसको ऐसे ही मान रहे हैं, 5 से 3 या फिर 4 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन कुल मिला के पहले समझ लेते हैं। सेब की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, वो प्रतिशत हम लोग को निकालना है। ये तो हम लोग देख लिए एक बार में कि 5 से 4 हो सकता है। अब इसी का प्रतिशत निकालना है, कमी का प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च की राशि अपरिवर्तित रहे, ताकि खर्च की राशि जो है 100 रुपये वो अपरिवर्तित रहे, मतलब उसमें बदलाव मत हो। अगर मैं 100 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, अगर कीमत बढ़ भी गई तब भी मैं 100 ही रुपये खर्चा करूँगा, भले ही खपत में कमी हो जा रही है, और उस कमी का परसेंट मुझे बताना है। तो चलिए उसे बता के देखते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना ध्यान रखिएगा, ये दे देगा परसेंट ऐसे टाइप से। अब उसके बाद लास्ट में लिखे रहेगा कि खर्च की राशि अपरिवर्तित रहे, मतलब उसमें बदलाव ना हो। ठीक है, जैसे देखिए इसी का मतलब अगला भी देखेंगे, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे परसेंटेज दिया है और 1% दिया है, और क्या लिखा है कि वृद्धि होने पर, तो ख़त्म बात। यहाँ पे हम लोग अगर रख दें कि 20 दिया है और 100 प्लस वृद्धि हो रही है, तो 20/120 कितना हो जाएगा, गुणा 100, 2 6 12, 2 10, 2 3 6,
2 पंचे 10, तो यहाँ से हम लोग का कितना आ गया 50/3%। ठीक है, 50/3%, या इसको और क्या लिख सकते हैं, काट के लिखना चाहें तो 3 कितने में जाएगा, ये 3 एकम 3 बचा 2, तो 3 6 के 18, 16 3 48, तो वो 2 बच गया। ठीक है, ये हो गया। तो खपत में इतनी प्रतिशत की अगर हम लोग कमी करते हैं 16 से 2/3% की, तो उसकी खर्च की राशि अपरिवर्तित रहेगी। अगर वो सेब पहले वो खरीदता था 100 रुपये का, अब वो अचानक से हो गया 120 रुपये का, तो या फिर वो जितने भी सेब खरीदता था और अगर उसकी कीमत में 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो वो जितना खाता था पहले, उस खाने में उसको जितना मतलब वो खाता था, खपत करता था, उस खपत में 16 से ही 2/3% की अगर वो कमी करता है, इतने प्रतिशत की अगर वो कमी करता है, तब उसकी खर्च की राशि अपरिवर्तित रहेगी। तब उसको अगर वो 100 रुपये खर्चा कर रहा था, मान रहे हैं कि अगर वो 100 रुपये खर्चा कर रहा था, तब भी उसको 100 ही रुपये खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है, ये डायरेक्ट हमने फार्मूला से यहाँ पे लिख दिया है, फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू रखा और यहाँ से हम लोगों ने आंसर लेके आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं एक लिखा है कि साबुन का दाम साबुन का दाम 15% बढ़ गया। साबुन का दाम 15% बढ़ गया। अब ये पूछ रहा है कि उसकी बिक्री, मतलब साबुन की बिक्री, उसकी बिक्री कितना प्रतिशत कम होने पर, उसकी बिक्री कितना प्रतिशत कम होने पर दुकानदार पर लाभ या हानि का असर नहीं पड़ेगा। देखते हैं अब एक बार। तो साबुन के दाम, मान लेते हैं कि साबुन का दाम, कौन सा साबुन लिया जाए, कोई सा भी ले लेते हैं, लक्स ले लेते हैं, वही ज़्यादा कॉमन दिखता है ना। तो साबुन का दाम 15% बढ़ गया। यहाँ पर लक्स का दाम जो है वो 15% बढ़ गया। अब उसके बाद उसकी बिक्री कितना प्रतिशत कम होने पर दुकानदार पर लाभ या फिर हानि का असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगर साबुन का दाम 15% बढ़ गया, तो ऐसा नहीं सिर्फ हम लोगों के लिए बढ़ गया, वो दुकानदार के लिए भी बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि दुकानदार भी कहीं ना कहीं से तो इम्पोर्ट उसको करवाता होगा, तो साबुन का दाम बढ़ गया। अब उसके बाद तो वही कहना चाह रहा है कि उसकी बिक्री में कितना प्रतिशत कम होने पर दुकानदार पर लाभ या फिर हानि का असर नहीं पड़ेगा। देखिए उसी तरीके की बात है, यहाँ पे क्या लिख दिया है, 20% की वृद्धि हो गई, 15% बढ़ गया। उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यहाँ पर बिक्री कितना प्रतिशत कम की जाए, एक ही तरीके की बात लिखी हुई है, ताकि खर्च की राशि अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर क्या लिख दिया है, दुकानदार पर लाभ या हानि का असर नहीं पड़ेगा। राशि अपरिवर्तित रहे या फिर लाभ या फिर हानि का असर नहीं पड़ेगा, मतलब जो राशि है उसी राशि में बेच रहा है, उसे लाभ या फिर हानि किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का है, वैसे ही है। ठीक है, अब इसको भी डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देते हैं। 15% बढ़ गया, तो फॉर्मूला क्या है, R/100 या 100, प्लस माइनस R है तो प्लस लेंगे कि माइनस, तो बढ़ गया, वृद्धि हो गया इसलिए प्लस लेंगे, प्लस गुणा 100। ठीक है, निकालते हैं, 15/115 गुणा 100, तो कितने में कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 300/23 ये परसेंटेज हो जाएगा। ठीक ये परसेंटेज हो जाएगा कि बिक्री इतना प्रतिशत कम करने पर दुकानदार को लाभ हानि का
कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमने देख लिया। अब उसके बाद देखिए ये दोनों हो गया। अगर मतलब दोनों एक ही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, अगर 20% की वृद्धि हो रही है उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च की राशि अपरिवर्तित रहे, तो सेम ऐसे ही बनता है। और इसी सेम पैटर्न पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले में रख देते हैं तो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है जो हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट में मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक आयत की लंबाई, ये मैंने लिख दिया पहले ही, एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो पूर्व क्षेत्रफल में लाने के लिए चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी लाना होगा। वही बात होगी। देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन मिटा दिया और ये क्वेश्चन वही अभी लिखा हुआ है जो हम पहले देख रहे थे। दुकानदार पर लाभ या हानि का असर नहीं पड़ेगा, या फिर यहाँ क्या लिखा हुआ था कि खर्च की राशि अपरिवर्तित रहे, उसमें कोई बदलाव ना है। तो वैसे ही पूर्व क्षेत्रफल में लाने के लिए, मतलब क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो, पूर्व क्षेत्रफल में लाने के लिए, ताकि क्षेत्रफल में कोई बदलाव हो ही ना, तो पहले के क्षेत्रफल में लाने के लिए चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी लाना होगा। तो देखिए लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो पूर्व क्षेत्रफल में लाने के लिए, मतलब बदलाव ना हो, उसके लिए चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी लाना होगा। तो अगर रखें हम लोग डायरेक्ट फार्मूले में, तो 25 दिया ही है और बढ़ा दी जाती है, तो कितना हो जाएगा प्लस R/100 प्लस R गुणा 100, कितना आ जाएगा 25/125 गुणा 100, फिर कितना हो जाएगा 25, 5 और 5 से 2, 25 पंचे 125 और 5 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 20%। मतलब चौड़ाई में 20% की कमी लानी होगी, तब ये फिर ऐसे हो जाएगा। देखिए अगर इसको हम लोग डाटा इसका ले लेते हैं, ठीक है, डाटा इसका लेके देखते हैं एक बार कि सही बात है कि नहीं, ये जो इतना हम लोग कर रहे हैं सही है कि नहीं। देखिए आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो मान लेते हैं कि आयत की लंबाई पहले कितनी थी। इसको मिटा दिया जाए क्या, यहाँ मिटा देता हूँ, 1 मिनट। चलिए अब देखते हैं उसका एक बार, चलिए देखते हैं यहाँ से, है ना। मान लेते हैं कि आयत की लंबाई पहले कितनी थी, लंबाई कितनी थी 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई थी मान लेते हैं 10 मीटर, चौड़ाई मान लेते हैं 10 मीटर। अब अगर इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 20 गुणा 10 बराबर 200 मीटर स्क्वायर। चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, लंबाई 25% इंक्रीज़ कर दी जाती है, तो अब न्यू लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 20 का 25% कितना हो जाएगा, यहाँ निकालें, 20 का 25% कितना हो जाएगा, 20 का 25%, 25 कम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ये आ गया 5। तो 20 का 25% कितना हो जाएगा 5। अब 25% बढ़ा दी जाती है, 20 में 5 बढ़ा दिया जाता है, तो ये हो गया 25 मीटर नया लंबाई। और पूर्व क्षेत्रफल में लाने के लिए हम लोग को 200 ही चाहिए पूर्व क्षेत्रफल, चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी लाना होगा, ठीक है, तो 200 ही चाहिए। उसके लिए चौड़ाई में, ये जो चौड़ाई है इसमें हम लोग कितना प्रतिशत की कमी लेके आएँ ताकि 200 का 200 ही हम लोग को प्राप्त हो, है ना। तो देखिए क्षेत्रफल 200 है, अब अगर मैं क्षेत्रफल 200 ही रखता हूँ और मुझे यहाँ से चौड़ाई चाहिए, तो देखिए 200, ये मान लेते हैं कि 25 ये नई लंबाई है गुणा नया चौड़ाई मान लेते हैं, जितना हम लोग कमी करके लाएंगे वो चौड़ाई को मान लेते हैं, नया लंबाई गुणा नया चौड़ाई, लेकिन क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, पूर्व क्षेत्रफल मतलब कि 200 है तो 200 रहे, तो यहाँ से चौड़ाई कितना निकल के आ जाएगा, 25 8 200, 8 मीटर, 8 मीटर हम लोग का चौड़ाई निकल के आ गया। अब यहाँ फेंक देते हैं, चौड़ाई कितना आ गया 8 मीटर, ठीक है 8 मीटर। अब नया लंबाई और नया चौड़ाई, इन दोनों का भी क्षेत्रफल जो है, इन दोनों का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 25 8 200, ये भी सेम है।
तो क्वेश्चन की भी बात हम लोगों ने रख ली कि 200 पूर्व क्षेत्रफल में लाने के लिए, तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लंबाई 25% बढ़ा दी गई, तो हाँ 20 से 25 कर दी गई, 25% बढ़ा दी गई। और चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की गई, बस वो हम लोग को देखना है। तो देखिए कमी कितने की हो रही है, पहले चौड़ाई थी 10, अब हो गई 8, तो कमी कितने की हो रही है 2, 10 में से 8 किया तो 2। और किसके रिस्पेक्ट में या फिर किसके सापेक्ष में हम लोग बात कर रहे हैं, तो 10 के सापेक्ष में। यही तो निकालना है कि पहले जो चौड़ाई थी उसके सापेक्ष में कितनी प्रतिशत की हम लोग को कमी लानी होगी। तो ये हम लोग निकालते हैं ऐसे, 2 × 10 = 20, तो ये हो गया 20%। ये देख लीजिए आंसर यहाँ से भी सेम है, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने ये समझ में आ गया हम लोगों को कि ये समझ लिया हम लोगों ने कि क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। ये यहाँ पे मतलब एक तरीके से ये प्रूव हो गया कि हाँ सही है। तो ये हम लोग पहले फॉर्मूले से हम लोगों ने रख के देख लिया कि चौड़ाई में 20% की कमी लानी होगी, ये समझ में आया। अब उसी चीज़ को हम लोगों ने डाटा के थ्रू, एक लंबाई मान ली कि 20 मीटर है, फिर उसमें 25% की वृद्धि हुई तो 25 मीटर हो गया। चौड़ाई मान लिया हम लोगों ने 10 मीटर है, इन दोनों का पूर्व क्षेत्रफल था 200 मीटर। अब उसके बाद 200 ही हम लोगों को रखना है, तो 200 के लिए हम लोगों ने पहले चौड़ाई निकाल ली कि कितनी आएगी, 8 मीटर। अब 10 8 मतलब 8 10 से कितना प्रतिशत कम है, कितनी प्रतिशत कमी लानी होगी, तो वही हम लोगों ने निकाला कि 20% कमी लानी होगी, तब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, टाइप 2 के ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। टाइप 2 के इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप लोगों को दे देगा कि प्रतिशत दिया हुआ है, बता दिया जाएगा कि लंबाई बढ़ रही है या फिर कोई भी चीज़ है, आयु बढ़ रही है, वेतन बढ़ रही है, कुछ भी प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा। अब लास्ट में ऐसा कुछ लिखा रहेगा कि अपरिवर्तित रहे या फिर बदलाव ना हो, या फिर मतलब कितने प्रतिशत की कमी की जाए या वृद्धि की जाए, जो भी, जैसे इसमें था पूर्व क्षेत्रफल में लाने के लिए। तो कुल मिला के एक इंडिकेशन मिल जाएगा इसमें कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें बदलाव नहीं लाना है। जो भी जितना भी हम लोग करें, लंबाई को बढ़ा दें, चौड़ाई को घटा दें कुछ भी करें, पर उस क्वेश्चन के जो एक मूल पार्ट रहेगा, क्षेत्रफल है, फिर चाहे वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम थोड़ी देर पहले हम क्या देख रहे थे कि साबुन का दाम देख रहे थे, उस दाम में परिवर्तन ना हो, मतलब उसे लाभ हानि का असर महसूस ना हो, या फिर जो भी हो, मतलब कुल मिला के वो अपरिवर्तित ही रहे, ठीक है। हम लोग को यही देखना है कि वो चीज़ अपरिवर्तित रहे, और वहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो उस फॉर्मूला से डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए ये हम बीच बीच में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, टाइप्स तो हम करते ही जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे जो इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, हमारे कॉमन सेंस पे बनते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसको पूरा मतलब परसेंटेज हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, और व्यापम में पूछे ही जाते हैं व्यापम में, ठीक है। तो इसको मतलब एग्ज़ाम से पूछे ही जाते हैं, तो इसको हम लोग को करना ही है कंप्लीट। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग जो है बीच बीच में लेते हुए चलेंगे। टाइप्स हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो वो अपना चल रहा है, और टाइप्स के बीच में इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग करते हुए चलेंगे। तो इंटरेस्टिंग भी रहेगा, मज़ा भी आएगा, और ये क्वेश्चंस भी हमारे कवर होते जाएंगे, ताकि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग को मतलब एकदम लास्ट के लिए मत छोड़ना पड़े कि एकदम हम लोग भूल जाएँ उसको। तो टाइप्स हम लोग कवर कर ही रहे हैं, तो इसको भी हम लोग धीरे धीरे कवर करते चलते हैं। तो देखिए यदि किसी स्कूल में 60% छात्र बालक हैं, छात्र मतलब स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, टोटल सिर्फ लड़कों की बात नहीं की जा रही है, मतलब छात्र और छात्राएं हम लोग के दिमाग में वो जैसे रहता है। तो 60% छात्र या स्टूडेंट्स बालक हैं, तथा छात्राओं की संख्या, यहाँ पे गर्ल्स की बात की जा रही है, छात्राओं की संख्या 812 है, तब बालकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। छात्राओं की संख्या या बालिकाओं की संख्या। यदि किसी स्कूल में 60% छात्र बालक हैं तथा बालिकाओं की संख्या 812 है, तब बालकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए 60% छात्र बालक हैं, मान लेते हैं, माना, हर किसी चीज़ को ध्यान रखिएगा, बेसिक से जब हम लोग बनाएंगे ना, तो दिमाग में हमेशा वो चीज़ क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और वो 100% बनेगा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए करने के लिए बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो फिर देखिए माना 60% छात्र बालक हैं, तो मान लेते हैं कुल छात्र कितने हो जाएंगे, कुल छात्र कितने हैं हमारे 100%, ठीक है। कुल छात्र 100% होंगे ही, 100% में से 60% छात्र बालक हैं, बालक कितने हैं, बालक
हैं 60%, तो छात्राएं कितनी बच जाएंगी या बालिकाएं कितनी बच जाएंगी? 100 में से गया 60, तो कितनी बच गई? 40%। ठीक है, ये हो गया। छात्राओं की संख्या 812, तो फिर छात्राओं की संख्या 812, तो देखिए मान लेते हैं, या फिर अगर हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, छात्राओं की संख्या 812, तो छात्राएं हैं 40%, 40%, और यहाँ पे उस चीज़ का डाटा दिया हुआ है, 40% ही बराबर है 812 के, 40% ही 812 के बराबर है ना, ये जैसे दिया हुआ है। तो 40% बराबर 812, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसी चीज़ पर मुझे सबसे पहले कुल छात्र की संख्या चाहिए, तो देखिए 40% बराबर 812 है, तो इस 40% को अगर मैं 100% बनाऊँ तो मेरे कुल छात्र निकल जाएंगे, है ना। 40% जो भी छात्राएं हैं, अगर इस 40% को मैं 100% में कन्वर्ट करूं तो मेरे कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी, और कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी तो वहाँ से बालकों की संख्या भी आ जाएगी। तो इसको 100% बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें 4 का भाग दे देते हैं, तो 40 में जब 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 10%। ठीक है, अगर 4 का भाग यहाँ दिया गया है तो 4 का भाग यहाँ भी दिया जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया 10%, और 4 से जब डिवाइड करें 4 दूनी 8 और 203 आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 203, तो 10% जब बराबर है 203 के, तो 100% कितने बराबर हो जाएगा? 10% को 100% बनाने के लिए 10 का गुणा करेंगे, तो इस 100% यहाँ भी 10 का गुणा करेंगे तो 2030, ये हम लोग का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 100% कुल छात्र कितने हो गए? 2030, कुल छात्र हो गए 2030, और उस 2030 में से 60% छात्र बालक हैं। हम लोग को निकालनी है बालकों की ही संख्या निकालनी है, तो 2030 का 60% निकाल लेते हैं। कुल छात्र कितने आ गए? देखिए 100% थे हम लोगों ने माने थे, और 100% कितना आ गया? 2030 के बराबर, मतलब जितने भी उस स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं वो, मतलब स्टूडेंट्स हैं वो 2030 हैं, और उस 2030 में बालकों की संख्या हम लोग को निकालनी है, जो कि कितनी? 60% हम लोग को क्वेश्चन में दी हुई है। तो 2030 का 60% कर दिया जाएगा, और उसके बाद 0 से 0 कट गया। अब 6 से इंटू कर देते हैं, 6 × 18, मसला 1, और 6 दूनी 12। ठीक है, 6 × 18, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे बालकों की संख्या, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कुल 100% छात्र लिख के मान लिया। अब इसका एक और तरीका होता है, जहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं। जैसे एक बार यहाँ लिख देते हैं, मानते हैं कि कुल छात्र कितने हैं, वहाँ पे हमने 100% लेके बनाया था, यहाँ पर मानते हैं कि कुल छात्र कितने हो जाएंगे? x। ठीक है, x। अब x का 60%, क्योंकि कुल छात्र कितने हैं? x। अब उस कुल छात्र का 60% बालक हैं, तो x का 60% बालक हैं, और बचे कितने? x का 40%। x का 40% कौन है? तो छात्राएं हैं। x का 40% छात्राएं हैं, और छात्राओं की संख्या दी हुई है 812। तो फिर अब ये जो 812 दिया हुआ है, ये कुल छात्र जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका 40% ही तो दिया हुआ है, क्योंकि छात्राओं की संख्या अगर 812 है तो कुल छात्रों में से कुल छात्रों का 40% ही 812 होगा। यहाँ पे प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है, यहाँ पर आंकड़ा के रूप में दिया हुआ है, तो कुल छात्रों या फिर कुल स्टूडेंट्स जो हैं, कुल छात्रों का 40% छात्राएं हैं, और वो छात्राएं कितनी हैं? 812। ठीक है, 812। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, और इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 812 गुणा 5 बटा 2, तो 2 चौक 8, ये आ गया 403 गुणा 5। तो देखिए वैसे ही कुछ आ रहा है क्या? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 15,
हासिल है 1 और 5 चौक 20, 2015। अच्छा अलग आ गया कुछ, कुल छात्र 2030 आ रहे थे, यहाँ पे 2015 आ रहा है। अच्छा 1 मिनट देखते हैं, यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हुई होगी। x का 40% 812 है, 40% 812 है। 2 4 2 5 10 5 2 तो 2 चौक 8। हाँ यहाँ पे गलती हुई, सॉरी, यहाँ काटने में गलती हुई थी, हम सॉरी। 2 चौक 8, 2 0 0 और 2 चौके 12, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब ठीक है, हो जाएगा। तो 5 छके 30, 5 छके 30, हासिल है 3 और 5 चौक 20, ये आ गया 2030। ठीक है, तो कुल छात्र कितने हो गए, x हमने कुल छात्र माने थे, तो कुल छात्र हो गए 2030। और फिर वही बात है कि 2030 का 60% अगर बालक हैं तो 2030 का 60% निकालेंगे तो 1218 बालकों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एकदम बेसिक तरीके से निकाला है, कोई एकदम इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रतिशत, मतलब ऐसा नहीं कि आगे का पढ़ना पड़े। तो इस तरह के क्वेश्चंस बीच बीच हम लोग लेते चलेंगे, जिससे क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को अगर देना होगा तो वो मान लेते हैं 20 क्वेश्चंस देने हैं उसको। अब 20 में से वो 12 क्वेश्चंस तो देता है, कह सकते हैं थोड़े से मीडियम टाइप के, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वैसे देता है जो एकदम मतलब बन ही जाएँ, सबसे बन ही जाएँ, ऐसे क्वेश्चंस रहते ही हैं जो सबसे बन जाए। ठीक है, तो ये उनमें से एक है। अगर थोड़ा सा भी हम लोग ध्यान देंगे तो सभी से बनेगा ये। देखिए यहाँ पे ये भी ऐसे ही है, 6400 का 32% प्लस 860 का 20%। सॉल्व कर लेते हैं। ये पूछा जा रहा है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 6400 का 0 से 0 काटिए, 6400 गुणा 32 कितना हो जाएगा, तो 64 गुणा 32 कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 18 और 1 19, 8 2 और 2 4 10 और ये 2048। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे 2048 प्लस यहाँ से 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 छके 12 और यहाँ से 1 2 8 16 और 1 17, तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, यहाँ से 1 7 4 11 और 1 12, यहाँ से 1 तो 2 2, ये आ जाना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। दस, यहाँ से 1 7 4 11 और 1 12, यहाँ से 2, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, 2220, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसा कुछ वो था नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, और हम लोग को ये क्वेश्चन स्किप करने ही नहीं है। एग्ज़ाम में इन सबको बिल्कुल बना के ही आना है सब क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे देखते हैं।